शेफाली जारेवाल के जाने के बाद ऐसा एक पर्सनल लॉस फील हो रहा है जैसे कि अपने घर से कोई गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स आएंगी, पर अभी तक की जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि शेफाली एंटी एजिंग पिल्स लेती थी, शेफाली एंटी एजिंग इंजेक्शंस लेती थी, स्किन वाइटनिंग के लिए भी चीज़ें यूज़ की जाती थी। अभी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस कंटेनिंग ग्लूटाथाइन प्लस विटामिन सी, क्योंकि शेफाली का व्रत था सत्यनारायण जी का, जिसकी वजह से उन्होंने व्रत रखा था, तो व्रत में ही ये इंजेक्शन लिया गया एंटी एजिंग का, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एकदम से बीपी कम हुआ और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से शेफाली, आप सोचिए कि ये बता रहे हैं कि घर पे और भी फैमिली मेम्बर्स थे, शेफाली के पति थे, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए। इतने बुरे तरीके से शेफाली ने अपना शरीर छोड़ा है। सबसे पहली गलती जो मेजरली लोग कर रहे हैं वो है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को मिक्स करना। शेफाली को हार्ट अटैक नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट आया है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब ये समझिए जैसा कि आपके हार्ट के अंदर एक कोरोनरी आर्टरी है, आप समझो कि हमारे दिल के अंदर एक पाइप, उस पाइप से खून हमारे दिल तक जाता है। अब बीच में क्या हुआ, इस पाइप में कुछ कचरा भरा हुआ है या कुछ ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है पाइप में अगर कुछ कचरा है तो खून जो है वो पास नहीं हो पाएगा। बस हार्ट अटैक इसी को कहते हैं। जब उस पाइप से, आप समझो कोरोनरी आर्टरी से ब्लड पास नहीं हो पाता कुछ ब्लॉकेज की वजह से, तब खून प्रॉपरली हार्ट तक नहीं जाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। बट हार्ट अटैक में क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि सिम्टम्स मिल जाते हैं, कहते हैं कई दिनों पहले से ही ठंडे पसीने आने लग जाते हैं जिसको हार्ट अटैक होने वाला होता है। तो फिर भी चांसेस हैं हार्ट अटैक में, क्योंकि थोड़ा खून ब्लॉक हो रहा है, थोड़ा तो आ रहा है ना, फिर भी चांसेस है कि इंसान बच जाए, और बहुत से केसेस लोग बच भी जाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद कार्डियक अरेस्ट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और ये आप देखोगे, सिद्धार्थ शुक्ला, मैंने पहले भी कितनी वीडियोस बनाई हैं, एक लड़की डांस कर रही थी स्टेज पर और हेल्दी डाइट, जिम, एवरीथिंग वाज गुड, स्टिल डांस करते करते शी पास्ड अवे। सो दिस इज़ कार्डियक अरेस्ट। और शेफाली के लिए भी ये अनुमान लगाया जा रहा है। मैं अभी हर चीज़ इसलिए क्लैरिटी से नहीं बोल रहा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इसी के ही हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। हार्ट अटैक एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, जैसे पता है खून ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की प्रॉब्लम है। अब आप समझो कि हमारे दिल के अंदर एक बैटरी होती है, जैसे बैटरी होती है ना, वैसे एक बैटरी है हमारे दिल के अंदर, एक नेचुरल बैटरी है। उस बैटरी से इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे सिग्नल्स निकलते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो पूरे हार्ट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, घूमते हैं मानो। अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होता क्या है, हार्ट को पता लगता है कि कैसे बीट करना है, कैसे धड़कना है। तो ये पर्पस है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आप समझो कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो इंसान तुरंत कोलैप्स कर जाता है। समझ के देखो कि हार्ट हमारा एक मशीन है, ठीक, एकदम से अगर बिजली कट जाएगी तो क्या होगा, ये कार्डियक अरेस्ट है। सो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शेफाली के साथ क्या हुआ कि एकदम से ये एंटी एजिंग इंजेक्शन दिया गया, खाली पेट था, बीपी कम हुआ, कार्डियक अरेस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अब जो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस आई थिंक वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, वो है एंटी एजिंग इंजेक्शन। और ये क्या है, इसका प्रोसेस, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर है तो ये कैसे मुमकिन है। ग्लोबल मार्केट साइज जो है ना ये एंटी एजिंग इस बिजनेस का, वो है $75.7 बिलियन। 2024 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। बिलियनर्स अमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस ने एक कंपनी को फाउंड की थी, एल्टोस लैब्स, इन 2021, जिसमें उन्होंने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए। तो आप समझो कि जितने भी अमीर लोग हैं ना पूरी दुनिया में, सबको किसका डर है, मौत का। तो अब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि हम रिवर्स करें, अपनी एज को रिवर्स करें, कि मैं कभी मरना ही नहीं चाहता। तो ये कैसे पॉसिबल है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है एंटी एजिंग
इंजेक्शंस जो कि शेफाली ने लिए। दूसरा क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके सेल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करना और आपको जवान बना देना। मैं क्या बोल रहा हूँ बस धीरे धीरे समझ आता रहेगा। आपको बस ना डॉट्स कनेक्ट करने, दैट इज इट, और कुछ काम नहीं है आपका। बट दिस इज वेरी वेरी बिग डिस्कवरी। पूरी दुनिया में 2006 एक व्यक्ति हुए जापान में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था शिन्या यामानाका। शिन्या यामानाका। इन्होंने 2006 में एक डिस्कवरी करी जिसके लिए आगे चलकर 2012 में यामानाका को नोबेल प्राइज भी दिया गया उस डिस्कवरी के लिए। ये डिस्कवरी थी इंसान को जवान बनाने की। सुनने में बहुत अजीब लगता है बट जब आप इसके साइंस में आएंगे तो आपको हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकल लगेगी। कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है। आप सोचिए कि जब एक इंसान का जन्म होता है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में क्या है? सेल्स। बेसिक कितने सेल्स हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अनगिनत सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। सर से लेकर पैर तक हर जगह सेल्स हैं। और सेल्स की वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि सेल्स बहुत सारे बॉडी में फंक्शंस करते हैं जिसकी वजह से हम आज हर एक एक्शन अपना कर पा रहे हैं। अब आप ये समझो कि आज ये सेल्स ट्रिलियन हो गए, आज ये सेल अनगिनत हो गए, बट जब हमारा शरीर था ही नहीं तब तो कोई सेल नहीं था। मतलब कभी तो एक पॉइंट हुआ ना जब पहला सेल आया हमारी बॉडी में, राइट? तो आप समझो कि जब एक पहला सेल आया हमारी बॉडी में तब वो सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ, राइट? जैसे पहले एक सेल आया, 2 सेल, 4, 8, 16, 32, इस तरह से सेल्स मल्टीप्लाई होने लग गए हमारी बॉडी के अंदर। अब जब ये सेल मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपको मैं एक नाम दे रहा हूँ कि इन सेल्स को हमने कहना शुरू किया ये स्टेम सेल्स हैं। क्या? STEM, स्टेम सेल्स। सिंपल, मतलब एक सेल आया, अब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया तो उन सेल्स को हमने बोलना शुरू किया कि ये जो सेल्स हैं ये स्टेम सेल्स हैं। अब क्या हुआ? धीरे 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 ये पूरे स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में फैलना शुरू हो गए। पर अभी क्या था, ये जो हमारा शरीर बन रहा है तो इन स्टेम सेल्स को पता नहीं था कि करना क्या है, डायरेक्शनलेस थे। तो अभी जो स्टेम सेल्स थे इन्होंने क्या किया, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में जाना शुरू किया। जैसे कुछ स्टेम सेल्स हमारे स्किन के पास आ गए, उनको हमने बोला स्किन सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स हमारे ब्रेन में आ गए तो उनको हमने बोला ब्रेन सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स हमारी मसल में आ गए, हमने बोला मसल सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स हमारी बोन में आ गए तो हमने बोला बोन सेल। यानी जो स्टेम सेल थे वो अलग अलग जगह जाकर वैसा ही काम करने लग गए। जैसे अब आप सोचो कि आप बोलो कि हमारी बॉडी में जो स्किन सेल है वो क्या काम करता है? जो बॉडी में हमारा स्किन सेल है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन सेल क्या काम करता है? सोचने के लिए मदद करता है। तो इसी तरह सबके अपने अपने काम डिवाइड हो गए। ठीक, एक सेल स्टेम सेल्स बने, हमारे स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में डिवाइड हो गए और वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। मतलब स्टेम सेल चेंज हो गया स्किन सेल में, ब्रेन सेल में, मसल सेल में, बोन सेल में। सिंपल होगी बात, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि अब ये जो स्टेम सेल्स है ना, ये इन्होंने बोला जो स्टेम सेल है ये एक बड़े भाई की तरह ना काम करता था। जैसे अगर मानो कि मैं चलते चलते गिर गया और मुझे यहाँ चोट लग गई, तो आपने देखा कि हमें चोट लग जाती है फिर भी वो चोट वापस ठीक हो जाती है, अपने आप ही ठीक होती है, हम कुछ नहीं करते। ऐसे ही होता है ना अपने आप। पर ऊपर स्किन कैसे आ जाती है, कभी सोचा आपने? जब आप क्या कर लेते हो, बीटाडीन लगा लेते हो, पर ऐसा क्या है कि स्किन वापस आ जाए? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या होता है कि ये जो अभी हमारी मानो कि स्किन के सेल्स हैं, अभी यहाँ पे कुछ हुआ तो ये स्किन के सेल्स ख़त्म हो गए, डेड हो गए, तो वो सेल तो ख़त्म हो गए। फिर हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो स्टेम सेल्स, क्योंकि बहुत सारे स्टेम सेल्स हैं तो वो कुछ स्टेम सेल्स जहाँ पर यहाँ पे चोट लगी वो यहाँ पर आ जाते हैं और उस स्किन सेल की जगह आपके उस
घाव को भर देते हैं, राइट। यानी जो आपके स्टेम सेल्स हैं वो हर बॉडी के पार्ट में जाकर वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। सिंपल हो गया। अब मतलब क्या है कि अगर मोटा मोटा बात करें कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये आपकी बॉडी में कि हर फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं। अगर मान लो ब्रेन सेल को ज़रूरत है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, तो स्टेम सेल बोलेगा भाई मैं हेल्प के लिए आ रहा हूँ। अब उम्र के साथ जितनी जिसकी एज बढ़ती रहती है स्टेम सेल्स कम होने लग जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनको चोट लगती है तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है हील होने के लिए। यही वजह है कि अब जैसे मानो उनको चोट लगी तो उनके पास स्टेम सेल्स ही इतने कम है कि उस चोट की रिकवरी नहीं हो पा रही। तो अब ये जो व्यक्ति थे जापान के साइंटिस्ट यामानाका, इन्होंने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ कि जितने सेल्स है ना इनको हम रीसेट करते हैं। यानी इन्होंने बोला कि ये जितने भी सेल है ना, अब क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं तो अगर हम कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा दें कि इस सेल को हम रीसेट कर दें, दोबारा से जवान कर दें, तो उस इंसान की वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 स्पेशल जीन्स की मदद से, जिसको यामानाका फैक्टर बोला जाता है, उसको इन्होंने एक वायरस के थ्रू सेल्स में डालना शुरू किया, जिससे कि वो सेल रीसेट हो गया। आप समझो कि आपके फ़ोन है और आपके फ़ोन के अंदर हैंग होना शुरू हो रहा है, फ़ोन आपको दिक्कत देना शुरू कर रहा है। आपको कोई बोलेगा भाई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ़ोन को फॉर्मेट कर दो, है ना, यही बोलोगे। उसी तरीके से वो ये कहता है कि अगर कोई मान लो 70 साल का बंदा है, उसके पास स्टेम सेल्स तो बॉडी के अंदर ख़त्म हो गए, अब उसके पास जितने बाहर सेल्स पड़े हैं ना, जितने भी सेल्स हैं उसके पास, आप ऐसा करो कि उस सेल को रीसेट कर दो। अब जो सेल बूढ़ा हो चुका है उसको अगर पुराना कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बंदा जवान हो जाएगा। तो इसने बोला जवान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने ये एक आप मानो मिश्रण बनाया है। किस चीज़ का? 4 जीन्स का, जिसको उन्होंने आगे जाके नाम दिया यामानाका फैक्टर्स, ठीक है। अब ये जो यामानाका फैक्टर्स हैं, जो 4 जीन्स मैं बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं? दे कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू रीसेट दिस सेल बैक। जो पुराना था, जब मान लो कि जब आप 20 साल के थे तब जो आपका सेल था वैसा ही सेल वो बना देता है। तो यामानाका ने बेसिकली ये किया, उसने सेल को जवान कर दिया। तो आप सोचो कि जो इंसान आज 100 साल का है फॉर एग्जाम्पल, उसकी बॉडी तो पूरी सेल की बनी हुई है, बट अगर वो सारे के सारे सेल्स 20 साल के लड़के के हो गए तो उसके अंदर एनर्जी आ गई, उसके अंदर उसका चेहरा जो यहाँ पे झुर्रियाँ आ रही थी, स्किन के जो सेल्स थे वो भी सारे सही हो गए, तो सब कुछ ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज का रिवर्सल होना शुरू हुआ। ये कॉन्सेप्ट था यामानाका का। तो आगे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अगर मैं इन डेप्थ जाना शुरू करूँगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलुलर प्रोग्रामिंग। अब इस वक्त ये जो प्रोसेस है अभी तक 2006 से जब से डिस्कवर हुआ है, अभी तक ये ह्यूमंस में नहीं ट्राई किया गया, बट इन्होंने चूहों पे ट्राई करके देखा कि इसके देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट क्या बनता है। चूहों पे एक्सपेरिमेंट करके पता चला 30% लाइफ स्पैन बढ़ गया। जो मानो 100 साल का था, जिसकी उम्र मान लो 70 साल होनी थी, उसकी उम्र 30% बढ़ गई। अब कुछ चूहों की आंखें ठीक करी, जो देख नहीं पाते थे, उनकी विजन वापस लाई गई। कैसे? जो आई नर्व सेल है उसको रीप्रोग्राम किया गया, ऑर्गन हेल्थ बेटर हो गई, जो चोट लगती थी वो भी जल्दी ठीक होना शुरू हो गई। सो ये कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हुए हैं। अभी तक इसको ह्यूमंस में ट्राई नहीं किया गया है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बट ये कमिंग फ्यूचर में, क्योंकि पहले ये देखा गया कि इससे ट्यूमर भी होना शुरू हो रहा है। जब ये प्रोसेस में आपको बताया कि सेल के अंदर आप वो जो इसके फैक्टर्स हैं यामानाका के डाल दो तो वो सेल रीसेट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा था कि ट्यूमर्स आना शुरू हो रहे थे, कैंसर हो रहा था। इसलिए उन्होंने पार्शल प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन मिला। चूहों पे करके देखा और आगे चल के उम्मीद है कि ये इंसानों के लिए भी यूज़ किया जाएगा। अब सवाल आता है कि
जितने भी पिल्स हैं उसका क्या काम है। आपको पिल्स के बारे में समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई है कि क्या एंटी एजिंग लोगों को लगता है कि जवान, ऐसा नहीं है। एंटी एजिंग ये है जो प्रॉपर एंटी एजिंग की बात होती है, बट व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग पिल्स इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। एंटी एजिंग पिल्स जो होती है ना, आप समझो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि NMN जो कि बूस्ट करता है NAD+ विच इज़ एसेंशियल फॉर DNA, रेस्वेराट्रोल, अब ये क्वेरसेटिन। तो आप समझो कि ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि मोस्टली एंटी एजिंग पिल्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी एंटी एजिंग पिल्स भी थी जिसके अंदर हार्मोन बूस्टर भी होता है। तो अब ये सब क्या करता है बेसिकली, ये आपकी स्किन को टाइट कर देता है, स्किन को वाइट कर देता है, आपका चेहरा ग्लो करने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सेल्स रिपेयर होना शुरू होते हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव, बट इज ऑलवेज अ बट, राइट। ये जो एंटी एजिंग पिल्स हैं ये आपको जवान बना देती हैं, आपकी एनर्जी बूस्ट करती हैं, सारी चीज़ें हैं, बट ये रिवर्स एज को नहीं करता। आप समझो ये क्या करता है, आपकी इट स्लोज योर एजिंग, यानी आपकी जितनी उम्र बढ़ रही है उसको धीरे कर देती है। पहले जो मैं आपको बताया जो यामानाका की बात थी, उसमें वो आप समझो जो सेल है ना उसको दोबारा से जवान कर रहा है, रीसेट हो गया ना। आपका फ़ोन जब नया आया था कैसा था, अब 2 साल बाद आपका फ़ोन भरा हुआ है, अगर मैं उसको फॉर्मेट कर दूंगा फ़ोन नया हो गया तो आप बिल्कुल नए की तरह यूज़ करोगे। उसी तरह यामानाका ने क्या किया, उस सेल को नया बना दिया। अब जब वो सेल ही नया बन गया तो वो बंदा ही जवान हो गया ना। तो दैट इज़ रिवर्स एजिंग। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, गलत समझते हैं। एंटी एजिंग का मतलब जो पिल्स होती हैं वो रिवर्स कुछ नहीं करता। अब वो क्या करता है, आपको बेटर बनाना लग जाता है। जैसे जहाँ पर आपके बॉडी में जिस चीज़ की कमी है वहाँ पर उसको फुलफिल करना शुरू कर देता है। जो मैंने आपको कंपाउंड्स बताए वो क्या करता है, स्किन को ग्लो करता है, सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी हेल्प करता है, बट रिवर्स एज नहीं होती। आप बूढ़े हो रहे हो उसमें जवान नहीं हो रहे, आप बूढ़े हो रहे हो, बट आप बूढ़े भी हो रहे हो तो सुंदर लग रहे हो। जैसे आपने शेफाली को देखा, जैसे आप बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखते हो, वो एजेड हो रही हैं, ऐसे नहीं जवान हो रही है, बट वो सुंदर लग रही हैं। अंदर से तो सेल्स वैसे ही है ना। बट यामानाका ने क्या किया, उसकी डिस्कवरी ने हिला ही दिया, उसने सेल्स को ही बदल दिया। दैट इज वाई नोबेल प्राइज ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। बट अब इसके डेंजर क्या होते हैं, जो एंटी एजिंग पिल्स होती हैं, जो हार्मोन बूस्टर है, अनसेफ पेप्टाइड्स यूज़ किए जाते हैं। एक CNN का आर्टिकल है 2011 का जिसमें बताया गया कि एक 56 साल की लेडी थी, उनको भी जवान होना था, जिसके लिए उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि एक हार्मोन बूस्टर है वो लिया। जवान तो क्या होना था, 6 महीने बाद ही 2004 में वो गुजर गई। हालांकि बात किसी ने ऐसे पुष्टि नहीं की कि वही वजह थी, बट ज़्यादा चांसेस यही लगा रहे थे कि जब से उन्होंने लेना शुरू किया, इंजेक्ट करना शुरू किया ये हार्मोन, जवान होने के लिए उनके अंदर ट्यूमर बनना शुरू हुआ और आगे चल के वो कैंसर में बदल गया। अब शेफाली के केस में क्या हुआ, एंटी एजिंग इंजेक्शन दिए गए कंटेनिंग ग्लूटाथायोन, विटामिन सी। अब इंटरेस्टिंगली ये जो इंजेक्शन है ना, इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन, ये FDA अप्रूव्ड भी नहीं है फॉर स्किन लाइटनिंग। भारत में भी ये जो इंजेक्शन है ग्लूटाथायोन, विटामिन सी का, ये कॉस्मेटिक और स्किन केयर के लिए दिया ही नहीं जाता। सबसे बड़ा सवाल, आ कैसे गया मार्केट में, ये कोई नहीं करेगा, सरकार से सवाल है ना। सवाल है कि कैसे आया मार्केट में ये। ये मैं आपको चाहता था कि पता चले कि अंदर से व्हाट इज दिस एंटी एजिंग प्रोसेस। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्या चाहिए। बट मैं बस ये कहूँगा कि कुछ भी करने से पहले उसकी आप यार नेगेटिव, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर देख लीजिए। शेफाली के साथ अभी क्या हुआ, एग्जैक्ट रिपोर्ट सामने आनी है। बहुत दुख हुआ जब शेफाली को देखा, ऐसा आई डोंट थिंक कोई सोच भी सकता था। उसकी एक वीडियो भी आ रही थी, कांटा लगा गल, मैं हमेशा कांटा लगा गल बनना चाहूँगी, एंड उसने बोला भी कि मैं जब मरूँ भी तो भी मैं चाहती हूँ मैं ऐसे मरूँ। तो यार इतना बुरा लगा। आई जस्ट फील दैट शायद इसीलिए इंसान का पता कुछ नहीं होता। मुझे बस दुख इस बात का हुआ कि इस बार जो मीडिया ने किया ना यार, मेरा
अंदर से दिल चीख रहा था कि यार उस पति पर क्या गुजर रही होगी जो अपनी बीवी के मृत शरीर को, जो अपनी बीवी के शरीर को देख रहा है, उसके माथे पे चूम रहा है और पीछे से कैमरा उसको रिकॉर्ड करके वीडियोस बना रहा है। मैंने उसको शेयर भी नहीं किया। मेरे मन में आया यार इनका ज़मीर बिक चुका है यार। मतलब आप सोचो कि कोई इंसान, किसी की मौत भी टीआरपी है। कितनी बड़ी बात है, मौत भी किसी की एक टीआरपी बन के रह गई है। वो अस्थियां आने जा रहे थे, वहां पीछे से कैमरा लेके खड़े हैं। ज़मीर बेच दिया है, बेच दिया है। जाते जाते मैंने एक कहीं लाइन पढ़ी, जाते जाते शमशान में मिट जाएगी सारी लकीर, पास पास जल रहे होंगे राजा और फकीर। इसलिए जीवन में कभी घमंड ना पालिएगा। जय हिंद।